अंजलि, तुम्हें दिमागी बीमारी है। ये सब सोचना बंद करो और माँ से अभी माफी मांगो। पीयूष, इन्होंने मेरी दवा में जहर मिला दिया है, जिसकी वजह से मैं पागल हो रही हूँ। बाबा जी ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में उसके साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है। उसी रात जब मैं सो रहा था तो एक आहट से मेरी नींद खुली। अंजलि? मैं अंजलि को ढूंढते हुए बाहर गया। अंजलि, कहाँ हो? जब वो मुझे हवेली में कहीं नहीं मिली तो मैंने बाकी सबको भी जगाया। मैं, प्रतीक भैया और हवेली के गार्ड्स सब लोग उसे ढूंढने निकले। काफी वक्त बीत गया था, लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं चला। कहीं उसने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया? पीयूष, तू डर मत, वो हमें जरूर मिल जाएगी। तभी मान सिंह ने हमें आवाज दी। कुंवर साहब, इधर आइए, पुराने कुएं के पास। हम सभी भागते भागते वहां पहुंचे। एक नौकर उस कुएं में कूदा था। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकल पाया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ अंजलि भी थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अंजलि, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। नहीं! अपने अतीत को याद कर पीयूष बेहद गमगीन हो गया था। निक्की को भी इस बात का अफसोस था। मुझे पीयूष के अतीत के जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए था। उसकी मौत के बाद मैं शादी नहीं करना चाहता था। मेरे परिवार ने मुझ पर बहुत दबाव डाला, फिर भी मैं तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब मैं गोवा आया और तुमसे मिला तो अपना दिल तुम पर हार बैठा और फिर तुमसे शादी करने का फैसला किया। मैं खुद अपने अतीत से लड़ रहा था। ऐसे में उसकी परछाई मैं हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ने देना चाहता था। बस इसीलिए मैंने अंजलि का जिक्र भी तुमसे नहीं किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं पीयूष, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने बिना सोचे ये मान लिया कि तुम जानबूझकर मुझे अंधेरे में रख रहे हो, जबकि तुम मुझे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। आई एम सॉरी पीयूष। मुझे आज अपनी सुहागरात पर इन बातों को नहीं उठाना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारे जख्म हरे हो गए। कोई बात नहीं, कम से कम अब हमारे बीच में कोई राज नहीं है। अब हम एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, और देखना, हम दोनों ये अतीत बहुत पीछे छोड़ देंगे। हमारे रिश्ते को किसी की भी नजर नहीं लगेगी। दोनों नजदीक आने ही वाले थे कि तभी निक्की ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर पीयूष की माँ खड़ी थी। पीयूष, पीयूष, तुम्हें पता है ना शादी के बाद की रस्मों के बारे में? फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी माँ, मैं बस जाने ही वाला था। जाते समय पीयूष ने निक्की को एक नजर देखना चाहा, लेकिन सुमित्रा की कड़ी निगरानी में उसकी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। सर झुकाए वो वहां से चला गया। पीयूष के जाने के बाद, बहू, गहलोत परिवार की बहू बनना तुम्हारा सौभाग्य है और हमें पता है कि परिवार का सुख तुम्हें पहली बार मिल रहा है। मम्मी जी, आपको कैसे? वो सब जानकर तुम क्या करोगी? बस इतना समझ लो कि हम जानते हैं कि तुम अनाथालय में पली बड़ी हो, लेकिन वह तुम्हारा अतीत था। अब तुम गहलोत परिवार की छोटी बहू हो और टिकमगढ़ की छोटी रानी। छोटी रानी होने के कारण तुम्हें यहाँ के कुछ रस्मों को पूरा करना होगा, जिन्हें किए बिना यह कुटुंब भी अधूरा माना जाएगा। इसलिए मेरे साथ चलो। सभी सुहागिनें तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज तुम्हारी पहली रस्म है। लेकिन आज तो हमारी सुहागरात है ना? सुमित्रा ने निक्की की तरफ ऐसी सर्द निगाह से देखा कि उसका बदन सिहर गया। अपना गुस्सा नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए सुमित्रा बोली, बहू, एक बात समझ लो, इस घर में कुछ ऐसे नियम और कायदे हैं
जो तुम्हें कुछ अजीब लगेंगे, लेकिन वक्त के साथ तुम सब समझ जाओगी। रही बात सुहाग रात की, तो सभी रस्में ठीक तरह से संपूर्ण होने के बाद हम बहुत धूमधाम से तुम्हारे सुहाग रात की तैयारी करेंगे। अगले अमावस तक पीयूष और तुम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, समझ गई? निक्की ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। ये कैसा नियम है? पति पत्नी आपस में मिल भी नहीं सकते? अब तैयार होकर नीचे आ जाओ, हमें रस्में शुरू करनी है। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, पर मुझे पहले अपने दोस्तों से बात करनी है। मैंने उनसे यहाँ आकर एक बार भी बात नहीं की। मेरा फोन कहीं खो गया है। नहीं बहू, जब तक ये सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम बाहरी लोगों से बात नहीं कर सकती। एक बार सब कुछ सही तरह से संपूर्ण हो जाए, फिर जी भर के तुम अपने दोस्तों से बात करना। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली गई। अपनी सास की बातें सुन निक्की का मूड काफी बिगड़ चुका था। यार, ये क्या नाटक लगा रखा है? इनकी तो रस्में ही खत्म नहीं हो रहे, ऊपर से मेरा फोन भी गायब है। निक्की जल्द ही तैयार होकर नीचे आ गई। उसने देखा कि सामने कुछ औरतें लाल जोड़े में हाथ में कलश लिए खड़ी है। निक्की ने देखा कि सुमित्रा भी एक कलश लिए वहां खड़ी थी। तभी एक बूढ़ी सी औरत उसके तरफ चल कर आई। चलो नई बहुरानी, पुश्तैनी हवेली के कुएं पर तुम्हारी पहली रस्म होगी। पुरानी हवेली का कुआं? कहीं ये वही कुआं तो नहीं जहाँ अंजलि की मौत हुई थी? उफ, कितना डरावना लग रहा है ये कुआं। मुझे तो अंजलि का सोचकर भी डर लग रहा है। ऊपर से ये अजीब सी रस्में। क्या सोच रही हो निकिता? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ये सोच रही हूँ कि ये सारी रस्में आखिर किस लिए करवाई जाती है। देखो बेटा, तुम्हें अब पिछली जिंदगी को पूरी तरह भूलकर अपना सब कुछ इस परिवार को समर्पित करना होगा। अब तुम जियोगी तो इस परिवार के लिए और मरोगी तो इस परिवार के लिए। यही इन रस्मों के पीछे की वजह है कि तुम अपने परिवार के लिए किस हद तक जा सकती हो। सुमित्रा की बातें निक्की को और परेशान कर रही थी। उसकी हालत बलि के बकरे की तरह हो गई थी। एक तरफ उसे अपने ससुराल वालों का दिल जीतना था, तो दूसरी ओर उसे डर था कि इन रस्मों से वो उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। तभी कुएं के पास खड़ी औरतों ने एक साथ कोई लोकगीत गाते हुए कुएं के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। इस गीत का क्या मतलब है मम्मी जी? ये कुआं जीवन की कठिनाइयाँ और अंधकार का प्रतीक है, और यह कलश जीवन की उम्मीद और हमारे कर्म है। शादी के बाद हमारे घर की हर सुहागन को यह चांदी का कलश दिया जाता है। हम सब इसे बहुत सहज कर रखती है। तो आप मुझे यहाँ मेरा कलश देंगी? सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, इसे पाना इतना आसान नहीं है बहू। इसके लिए तुम्हें पहले साबित करना होगा कि तुम अपनी गृहस्थी चलाने के लिए तैयार हो। कलश पाने के लिए मुझे क्या करना होगा मम्मी जी? मैं भी ये रस्म पूरी करना चाहती हूँ। तुम्हारा कलश इस कुएं में है, तुम्हें उसे कुएं से बाहर निकालना है। क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे गहरी और अंधेरी जगह से डर लगता है मम्मी जी। अरे इसमें डरने की क्या बात है निकिता, हम हैं तुम्हारे साथ। फिर हम सब ने भी ऐसे ही तो हमारा कलश पाया था। नहीं मम्मी जी, मुझसे नहीं होगा। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम कलश लेने के लिए तैयार हो। अब क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? ये तुम क्या कह रही हो बहुरानी? रस्म को ऐसे बीच में नहीं छोड़ा जाता। लेकिन नहीं, मुझसे ये नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। हम सब तुमको प्रकाश दिखलाएंगे। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। नहीं, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। ये मैं कैसे मुश्किल में फंस गई। इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे पीयूष की पहली बीवी की मौत सोचकर घबराहट हो रही है। कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं है। हम सब ने इस रस्म को किया है। तुम बेवजह ही डर रही हो। मैं कभी इतनी गहरी और अंधेरी जगह पर नहीं उतरी। मुझे तैरना भी नहीं आता। मैं डूब जाऊंगी। सारी औरतें निकिता को घेर कर कुएं के एकदम पास ले आई थी और निकिता को इसका एहसास भी नहीं हुआ था। इस दादी अम्मा को देखो, ये तो रोजाना दिन में 2 बार कुएं में उतर जाती है। तुम बेकार में डर रही हो। और पानी इतना ज्यादा गहरा भी नहीं है। चाहो तो खुद देख लो। अंदर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा ही अंधेरा है। तभी निकिता की पीठ पर 2 हाथ टकराए और वो असंतुलित होकर कुएं के अंधकार में खोने लगी। बचाओ! हेल्प! सारी औरतों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। क्या निकिता अंधेरे कुएं से घड़ा निकालने का रस्म पूरा कर पाएगी? क्या रहस्य छिपा है इन रस्मों के पीछे और क्या हासिल होगा इन्हें करके? जानने के लिए देखिए शैतानी रस्में का अगला भाग और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब। और पानी इतना ज्यादा गहरा भी नहीं है। चाहो तो खुद देख लो। अंदर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी निकिता के पीठ पर 2 हाथ टकराए। उफ! नहीं! बचाओ! हेल्प! पानी के अंदर निकिता बुरी तरह छटपटा रही थी। वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। बचाओ! बचाओ!